पढ़ना यहाँ, पढ़ाना यहाँ, बिन डीजे सर जाना कहाँ। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। न देखिएगा डीजे सर चैनल का वीडियो आधा, नहीं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में पड़ जाएगी बाधा। कहने का मतलब कि एडिशंस की कंटेंट कोई भी जो आप लोग को मिले, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को तो एक बार पहली बात तो आप छाट के पढ़ रहे हैं। उसमें भी अगर आप नाटक करते हैं कि नहीं भैया अब इतने नहीं, इस प्रश्न को मैं छोड़ दूंगा, इस प्रश्न को मैं पढ़ूंगा, तो निश्चित तौर पर आप लोग को नुकसान होगा। तो लेसन्स आप लोग को पूरा देखना है, स्किप बिना किए हुए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा लेसन्स आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर से प्रश्न जो है आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। क्लास 12th के विद्यार्थी जो कि शिक्षा शास्त्र को लिए हुए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, पर्यावरण मित्रता से क्या आपका क्या अभिप्राय है। पर्यावरण मित्रता से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए इसका भाव यही कि यह पृथ्वी जो है हमारा घर है। वसुधैव कुटुंबकम की जो हम लोग बात करते हैं, तो यह पृथ्वी हमारा क्या है, घर है। अतः इसकी रक्षा करना भी जो है अपने हित में ही है। नहीं तो पूरी मनुष्य जाति जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी डिस्टेंस, बेघर हो जाएगी। ओशो की दृष्टि है कि मित्रता या तो सबसे हो सकती है या किसी से नहीं। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, इसका ख्याल रखना ही मैत्री की शुरुआत है। तो ये ओशो जी का कथन है और ये महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं लोग। उनकी विचारधाराएं बहुत दिव्य रही हैं लोग। तो पर्यावरण मित्रता का मतलब होता है डिस्टेंस की क्या करने का मतलब कि पर्यावरण के प्रति भी मित्रवत व्यवहार करना। ठीक है ना। ये हम लोग का पहला प्रश्न हो जाएगा। भारत में नारी शिक्षा के विकास पर टिप्पणी कीजिए। देखिए दोस्तों, पुनर्जागरण के दौर से अगर देखा जाए तो पुनर्जागरण के दौर में भारत में स्त्री शिक्षा को नए सिरे से महत्व मिलने लगा। ठीक है ना। नए सिरे से क्या होने लगा, महत्व मिलने लगा, जिसमें कि राजा राम मोहन राय जो थे, जब पुनर्जागरण के रूप में लोग मुख्य रूप से जब देखा जाए ना, भारत में भी पुनर्जागरण हुआ जब, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा द्वारा सन देखिए 1854 में, इस 1854 में स्त्री शिक्षा को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के कारण देखिए साक्षरता के दर में 0.2% से बढ़कर 6% तक पहुंच गया था। यानी ये देखा जाए तो ये छोटा मोटा उपलब्धि नहीं है। 0.2% से अगर देखा जाए तो 6% पर का आंकड़ा पहुंच गया। तो निश्चित तौर पर यह परिवर्तन देखा गया था। जब इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ बातें और भी कर लिया जाए नारी शिक्षा के बारे में। भाई बात हो रही है महिला सशक्तिकरण की, वुमेन एम्पावरमेंट की, तो थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं हम लोग। देखिए भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। इसमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहते हैं, यानी परिवर्तन होते रहे। ठीक है ना। उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार चढ़ाव आते रहे। ये देखा जाए तो वैदिक युग से अगर आधुनिक युग तक देखा गया तो अनेक उतार चढ़ाव देखा गया इसमें, तथा उनके अधिकारों में तदनुरूप बदलाव भी होते रहे हैं। ठीक है ना। वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी, परिवार तथा समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त था। किन्हें, जो स्त्रियां थी उन्हें क्या था, वैदिक युग में देखा जाए तो स्त्रियों की स्थिति जो थी वो सुदृढ़ थी और परिवार तथा समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त था। ठीक है ना। उनकी एक अलग पहचान थी। तो ये एक वैदिक युग की बात हो रही है। जब आगे बढ़ते हैं डिस्कस यहाँ पर देखिए हम लोग, तो देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सीखना किसे कहते हैं, सीखना किसे कहते हैं। यानी अगर देखा जाए तो शिक्षा शास्त्र की भाषा में सीखना क्या है। सीखना ड्यूरेशन देखा जाए जिसे हम लोग अधिगम भी बोलते हैं या जिसे हम लोग लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है ना। लर्निंग भी से हम लोग कहते हैं इंग्लिश अंग्रेजी में। एक व्यापक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए ड्यूरेशन कहा जाता है कि शिक्षक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो शिक्षक जैसे हो गया तो या कोई भी शिक्षक हो गया, जो बेस्ट शिक्षक होते तो वो ये नहीं कहते कि मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ। उनका कहना ये होता है कि मैं चीज़ों को सीख रहा हूँ। और जो चीज़ें सीखने के लिए आप अगर रहेंगे डिस्टेंस ना, जब आप सिखाने के लिए उतरेंगे और जब आप सीखने के लिए उतरेंगे तो और भी आप बेस्ट कर जाएंगे। तो डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, व्यापक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है उसे ही हम लोग सीखना बोलते हैं। मनुष्य जन्म जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रखता रहता है। यानी कहा जाए तो जीवन भर मतलब जब पैदा हुआ तभी से वो सीखना प्रारंभ कर दिया और मृत्यु तक वो चीजों को सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न
तो डिस्टेंस कहा जा सकता है कि जो ये सीखना होता है एक तरीके से जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्रिया है, ठीक है ना? एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग। ये देखिए हम लोग का प्रश्न कौन-सा है? उपसंपदा क्या है? उपसंपदा क्या है? देखिए दोस्तों, उपसमता के बारे में हम लोग अगर बात करें तो गुरुकुल में विधि पूर्वक स्वयं को समर्पित कर आचार्य का शिष्य बना उपसंपदा कहलाता है, ठीक है ना? क्या कर देना, गुरुकुल में विधि पूर्वक स्वयं को समर्पित कर आचार्य का शिष्य बनना ही उपसंपदा कहलाता है। दीक्षा का बौद्ध संस्कार, ज्ञान का बौद्ध संस्कार होना, जिसके द्वारा एक नव बौद्ध व्यक्ति भिक्षु बनता है, ठीक है ना? थेरवाद परंपरा में होने वाले इस समारोह का स्वरूप देखा जाए तो मूलतः प्राचीन बौद्ध धर्म के समान ही है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उपसंपदा की बात होती है ना, उपसंपदा अगर आपको से पूछता है तो यदि इतना मटेरियल आप लिख देते हैं तो समझ लीजिए पूरा का पूरा पर्याप्त रहेगा। रेफरेंस मैंने समाज देखिए शिक्षा शास्त्र के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर दे रखे हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ से लगभग आपको 30 कंटेंट मिलेंगे आप लोग को। सब एक से बढ़कर एक हैं और निश्चित तौर पर आपको प्रभावित करने वाले, लाभान्वित करने वाले हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार उपलब्धि परीक्षण क्या था? या थॉर्नडाइक ने उपलब्धि परीक्षण के बारे में जब उन्होंने कहा तो ये क्या है? देखिए उपलब्धि परीक्षण के बारे में हम अगर बात करें डिस्टेंस तो देखिए उपलब्धि परीक्षण वह है जो किसी छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशलों में निपुणता का मापन करने के लिए बनाया जाता है। यानी उपलब्धि का के बारे में हम लोग बात करें तो उपलब्धि परीक्षण वह है जो किसी छात्र के द्वारा जो भी ज्ञान को या जो भी कौशल को वो सीख रहा है तो उसकी निपुणता का मापन करने के लिए जो बनाई गई व्यवस्था है, जो परीक्षण है, उसे हम लोग उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। यानी फलाने ने जो क्या उपलब्ध किया, कितना उपलब्ध किया, तो इसकी चेकिंग जो होती है तो वो उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत ही होती है। थॉर्नडाइक के अनुसार अगर देखा जाए तो जब हम एक उपलब्धि परीक्षण का उपयोग करते हैं तो हम यह निर्धारित करने में रुचि रखते हैं कि किसी व्यक्ति ने विशेष प्रकार के निर्देशों के संपर्क में आने के बाद क्या सीखा है। यानी निर्देशों के नहीं, विशेष प्रकार के निर्देशों के संपर्क में आने के बाद क्या सीखा है। अगर उनको ये चीज़ सिखाई गई या विशेष रूप से पहचान में जब चले गए हैं तो उन्होंने कितनी चीज़ों को अर्जित कर लिया है, इसका परीक्षण करना भी ज़रूरी है। फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उसमें जो आवश्यक बदलाव होते हैं उनको किया जाता है। तो ये आपका 5वां प्रश्न हो जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस, यहाँ से प्रश्नों की सीरीज जो होती है और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से अब हम लोग बात करने वाले हैं लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। इससे पहले जो आप लोगों ने देखा तो वो क्या था, अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है ना, शिक्षा शास्त्र के अति लघु उत्तरी प्रश्न। अब यहाँ से मैं बात करूंगा लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज की ओर। देखिए लघु उत्तरी का जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे आज के इस कंटेंट में शामिल हुआ है प्रश्न, वो है प्रेरणा युक्त व्यवहार के लक्षण क्या हैं। पहला ही प्रश्न बहुत ही जानदार है, प्रेरणा युक्त व्यवहार के लक्षण क्या हैं। देखिए दोस्तों, प्रेरणा युक्त व्यवहार में अगर बात करें हम लोग तो यह लोगों की कार्रवाई, इच्छाओं और जरूरतों के कारणों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है? लोगों की कार्रवाई, कौन क्या कार्रवाई कर रहा है, उनकी इच्छाओं पर करता है और जरूरतों के लिए कारणों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरणायुक्त व्यवहार जो होता है, प्रेरणा भी व्यवहार करने की दिशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक मकसद एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए व्यक्ति को संकेत देता है या कम से कम विशिष्ट व्यवहार के लिए एक झुकाव विकसित करता है। तो विशिष्ट व्यवहार के लिए एक झुकाव विकसित करना ही क्या कहलाता है? प्रेरणा युक्त व्यवहार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और फटाक से जाइए और शेयर वाले बटन पर और इसे अपने क्लासमेट पर कर दीजिए शेयर डिस्टेंस, क्योंकि डीजे सर का कहना है इस चैनल से स्टडी के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है, क्योंकि अच्छी चीज़ें डिस्टेंस वो दूर तक फैलनी चाहिए। ये हमेशा अपनी इस बात को आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के बारे में लिखिए। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत क्या था, इस पर हम लोग बात करेंगे। टू फैक्टर थ्योरी क्या था डिस्टेंस, इस पर हम लोग बात करें, जिसे हम लोग द्वितत्व सिद्धांत बोलते हैं। द्वितत्व सिद्धांत, देखिए इस सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, स्पीयरमैन। यानी ये इंग्लैंड के बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं ना, साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनका की नाम स्पीयरमैन है। इस सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी हुई है, सामान्य फैक्टर हो गया और विशेष फैक्टर। तो जनरल एबिलिटी वगैरह होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जी फैक्टर, और जो विशेष तत्व होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक एबिलिटी, या उसे हम लोग एस फैक्टर के रूप में उसका अध्ययन करते हैं। तो यही दो
तो एडिशंस ये दोनों महत्वपूर्ण बातें थी, इनको मत भूलिएगा। तो जो ये स्पीयरमैन साहब ने दिया हुआ है, महत्वपूर्ण तथ्य है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग यहाँ पर। तो ये तो हो चुका है आप लोगों का। कहने का मतलब क्या एडिशंस, अगर जब लोग बढ़ते हैं कि द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग और जानने का प्रयास करें, स्पीयर्स मैन साहब ने और अपने क्या विचार दिए थे इस पर, द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत जिसे हम लोग बोलते हैं बुद्धि के लिए। देखिए उनके मतानुसार, इन स्पीयर मैन के मतानुसार अगर देखा जाए तो बुद्धि दो व्यवहारिक शक्तियों के रूप में है, या बुद्धि की संरचना जो होती है, संरचना में दो कारक हैं, जिनमें एक को उन्होंने सामान्य बुद्धि कहा और दूसरे को उन्होंने क्या कहा, विशिष्ट बुद्धि कहा। क्या कहा, विशिष्ट बुद्धि कहा। यानी उन्होंने क्या किया, दो भागों में बुद्धि की संरचना को बांटा। एक में क्या था, एक में था सामान्य बुद्धि था और दूसरे में जो था वो विशिष्ट बुद्धि था। कहा है सामान्य कारक या कारक से उनका तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों में कार्य करने की एक समान योग्यता होती है, ठीक है ना, कुछ न कुछ ऐसी योग्यता होती है जो उनकी अलग पहचान बनाती है, ठीक है। तो द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत ये बातें की गई आप लोगों के साथ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे और देखते हैं ये प्रश्न को। ये भी प्रश्न जो है एडिशंस आप लोगों के लिए शिक्षा शास्त्र का ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है एडिशंस। और ये प्रश्न देखिए, प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बात की जा रही है प्राचीन और मध्यकालीन। तो प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है। जो प्राचीन कालीन अगर शिक्षा देखा जाए और मध्यकालीन भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उनके बीच में क्या अंतर है। देखिए प्राचीन काल में अगर शिक्षा के बारे में बात करें हम लोग अगर, तो देखिए उसमें मुख्य रूप से किन बातों को जोड़ा गया था। केंद्र देखा जाए तो प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र में अगर देखा जाए तो टोल हो गया, चारण हो गया, घटिका हो गया, परिषद वगैरह हो गया, गुरुकुल वगैरह की बात हो गई, विद्यापीठ की बात हो गई, विशिष्ट विद्यालय हो गए, मंदिर हो गए, महाविद्यालय हो गए, ब्राह्मणी महाविद्यालय हो गए तथा विश्वविद्यालय हो गए। यानी प्राचीन काल में शिक्षा के जो महत्वपूर्ण रूप से जो केंद्र थे वो उसमें कौन कौन शामिल था, टोल, चारण, घटिया, परिषद, घटिका, घटिका परिषद, गुरुकुल, विद्यापीठ, विशिष्ट विद्यालय, मंदिर, महाविद्यालय, ब्राह्मणी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय, यानी इन सभी चीजों को शामिल किया गया था। जबकि इससे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके विपरीत अगर बढ़ते हैं हम लोग मध्यकाल में, तो देखिए मध्यकाल में किन चीजों को शामिल किया गया था। मध्यकाल में अगर पहुंचते हैं जब हम लोग हैं यहाँ पर, तो देखिए मध्यकाल में शिक्षा के केंद्र का मतलब क्या था। मतलब अगर देखा जाए तो मदरसा था, मकतब था, मदरसा था, दरगाहें हो गई, खानकाहें हो गई, कुरान स्कूल हो गया, फारसी स्कूल हो गया, फारसी व कुरान स्कूल हो गया, अरबी भाषा के स्कूल हो गए आदि। तो ये जो था मध्यकालीन शिक्षा के केंद्र थे, ठीक है ना। तो ये प्राचीन काल और मध्यकालीन जो शिक्षा के केंद्र हैं इनको याद रखिएगा। यदि आपसे पूछता है तो डिस्टेंस ऐसे ही यदि आप लोग लिख देंगे तो पूरा का पूरा आप लोग को कंप्लीट नंबर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं, ये तो प्रश्न हो चुका है आप लोगों का। बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और यहाँ बात होने वाली है लघु उत्तरीय प्रश्न में, इस प्रश्न में बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी ना। तो ये शिक्षा शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, क्या दशा थी, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। देखिए बौद्ध शिक्षा एवं दर्शन के प्रवर्तक जो थे महात्मा बुद्ध जी थे। ये तो आप जानते ही हैं कि महात्मा बुद्ध जी जो हैं वो बौद्ध धर्म के मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रवर्तक के रूप में है ना। तो जब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्कशन, तो देखिए यहाँ पर क्या बातें निकल कर आई। स्त्री को सांसारिक माया एवं मोह का कारण माना था। यानी बौद्ध शिक्षा एवं दर्शन के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने स्त्री को सांसारिक माया एवं मोह का कारण माना था। यही कारण था कि प्रारंभ में बौद्ध संघों में स्त्रियों को कोई स्थान नहीं था। मतलब कि बौद्ध संघ जो था होता था, या बौद्ध जो जहाँ पर बौद्ध या अनुयायियों को ज्ञान दिया जाता था, वहां पर स्त्रियों के लिए कोई स्थान नहीं था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, उसमें परिवर्तन देखा गया। कालांतर में परिवर्तन का मतलब क्या है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी विमाता तथा अन्य स्त्रियों को संघ में प्रवेश दे दिया, ठीक है ना। तो इन्होंने देखिए बाद में कालांतर में उनको इस चीजों को जोड़ना पड़ा, किंतु स्त्रियां के लिए पृथक उन्होंने विहारों की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार स्त्री शिक्षा का श्री गणेश हुआ। यानी बौद्ध काल में भी देखा जाए तो जो स्त्री शिक्षा की बात हो गई है और वहां पर भी उनको शिक्षित करने का पूरा प्रयास किया गया है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग कि बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं तो
देखिए इसमें कहा क्या गया था मुख्य रूप से कि किस तरीके से इनको भाई ज़ाहिर-सी बात है जब किसी चीज़ों को अगर आप जोड़ रहे हैं तो उसके लिए कुछ प्रावधान होंगे, कुछ व्यवस्थाएँ होंगी। उन्हीं व्यवस्थाओं यानी उन्हीं टर्म कंडीशन पर वो बातें की जाएँगी। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि स्त्रियाँ भी बिहारों में भिक्षुओं के रूप में प्रवेश लेती थीं। आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के साथ-साथ संघ के सभी नियमों का कठोरता से पालन करती थीं। यानी आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के साथ-साथ संघ के सभी नियमों का कठोरता से पालन भी वो करती थीं। इन महिला विहारों में शिक्षिकाएँ भी महिलाएँ ही होती थीं, जिन्हें उपान्याया अर्थात उपाध्याया कहा जाता था। समय-समय पर यहाँ विद्वान भिक्षुक भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे, किंतु इन भिक्षुओं को अकेले आना वर्जित था। ठीक है? तो कुछ कंडीशन, कुछ सतर्क बात रखी गई थी, उन्हीं सशर्त बातों के आधार जो है, जो काम होता था, वो सशर्त पर ही होता था। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग इसमें देखते हैं तो बौद्ध धर्म में बौद्ध काल में ही देखिए स्त्रियों की शिक्षा के बारे में देखिए इन बिहारों में क्या हुआ स्त्रियों का पाठ्यक्रम भी पुरुषों के समान होता था। वे किसी भी विषय में उच्चतम ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र थी। भाई उनको भी स्वतंत्रता था पूरा का पूरा। इन बिहारों ने अनेक विदुषी महिलाओं सील भट्टारिका व्यंजाका सील भट्टारिका व्यंजाका प्रभु देवी जिन्हें कवित्री भी प्रभु देवी की बात हो गई। रानी नयनिका की बात हो गई। नयनिका की बात हो गई, रानी प्रभावती गुप्त की बात हो गई, जो रखी राजनीतिक भी थी वो। सम्राट अशोक की संघमित्रा यानी धर्म विशेषज्ञ जो थी संघमित्रा, सम्राट हर्षवर्धन की जो बहन थी, शास्त्रार्थ में क्या थी वो निपुण थी, इत्यादि को जन्म दिया। यानी बौद्ध काल की जो स्त्री शिक्षा थी, उन्होंने इन महाविदुषी महिलाओं को जन्म दिया। ठीक है? जो कि अपने आप में इन लोग की उपलब्धियां जो है, वो काबिल तारीफ है। ठीक है? रिएक्शंस फटाक से कर दीजिएगा शेयर। बढ़ा दीजिए अपने पढ़ाई के प्रति थोड़ा-सा अपनी केयर क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन अब आ गया है आप लोगों के नियर। 5वां देखिए प्रश्न क्या है रिएक्शंस यहाँ पर सामाजिक आपदाएँ क्या हैं? सामाजिक आपदाएँ क्या हैं? सामाजिक आपदा एक मजबूत मानवीय प्रेरणा है, जैसे आपराधिक क्रिया कोई हो गया, जैसे क्रिमिनल एक्ट्स जो होते हैं रिएक्शंस भगदड़ हो गया, स्टैम्पेड हो गया, दंगा हो गया, युद्ध हो गया, तो इन सभी को हम लोग कहते हैं सामाजिक आपदाएँ हैं। क्या कहा जाता है रिलेशंस को? सामाजिक आपदाओं के अंतर्गत इन सभी का हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए रिलेशंस यहाँ पर अगर और थोड़ा-सा भी आगे जानने का प्रयास आप लोग करते हैं तो सामाजिक आपदा एक मजबूत मानवीय प्रेरणा यहाँ पर देखिए ये जो भगदड़, स्टेम, दंगा, युद्ध की बात हो गई। ये नंबर दिख रहा है रिलेशंस आप लोग को, ये नंबर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस नंबर पर आप लोग करना है एक व्हाट्सएप मैसेज और जुड़ना है डीजे सर चैनल के साथ, सदस्यता के साथ। तो याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा और ये नंबर जोड़ेशंस आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर सामाजिक आपदाओं में ही हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पर। उसी डिफिनेशन को देखिए यहाँ पर मैं और भी क्लियरिफाई करने का प्रयास करूँगा आप लोग के समक्ष। देखिए मानव जनित ऐसी आपदाएं जो मानव के कुप्रबंध या दुष्कर्मों के कारण समाज एवं समुदाय को संकट में डाल देती हैं, सामाजिक आपदाओं के अंतर्गत रखा जाता है। यानी मानव के द्वारा ऐसी आपदाएं की जाने वाली जो कि जिसका अगर देखा जाए कुप्रबंध या दुष्कर्मों के कारण अगर देखा जाए तो समाज एवं समुदाय को संकट में डाल देती हैं। सामाजिक आपदाओं के अंतर्गत इन लोगों को रखा जाता है, जैसे युद्ध हो गया, कोई भी अगर देखते हैं तो भाई युद्ध जो जानते हैं हमेशा, दंगा हो गया, नाभिकीय कोई दुर्घटना हो गया, आतंकवाद की बात हो गई, विषाक्त रसायनों का विमोचन हो गया, जैसे कहा गया था कोरोना है, ये जो है कहा गया कि जैव रसायन है, यानी जैव के रूप में ये लोग हथियार अपनाए हैं, यूज किए हैं ना, विमोचन हुआ। परिवहन दुर्घटनाएं हो गया, अग्निकांड हो गया, कहीं पर जनसंख्या विस्फोट हो गया, इसी श्रेणी की आपदाएं हैं। यानी इन सभी के पीछे जो है महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो मानव जनित है, यानी मनुष्य ही इसके पीछे महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। तो डिस्टेंस ये रहा आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो आप लोग के लिए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा और इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है आप सभी लोगों का नियर। तो डिस्टेंस बढ़ा दीजिए अपनी पढ़ाई के प्रति
अपनी ज़िम्मेदारी और कंटिन्यूअसली पढ़िए डीजे सर चैनल के साथ।